अब सर आज के वक्त पे आ जाते हैं। पहले एक वक्त था जब हम यूपी की बात करते थे, तो आपने उस दौर का भी हमने जिक्र किया जब आप जैसे ऑफिसर को भी बहुत दबाव झेलना पड़ा, आपकी पनिशमेंट पोस्टिंग भी हुई। फिर हम शैलेंद्र सिंह जी का भी मैं एक जिक्र सुन रहा था कि कैसे जब उन्होंने मुख्तार अंसारी पर पोटा लगाया तो उनको बेचारों को नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा। फिर उनके ऊपर केस भी हुआ। एक वक्त वो भी था 25-30 साल बाद वाला। और एक वक्त आज ये भी है जब गैंगस्टर गले में तख्ती लगाकर कहता है कि मुझे गिरफ्तार कर लो, मेरा एनकाउंटर मत करना। आपको क्या लग रहा है इन 20-30 सालों में क्या फर्क आया? पहले हम उस वक्त से स्टार्ट करते हैं जो आपका दौर था, वो जो 80 का दौर था, जब आपने अतीक का सामना किया, मुख्तार का सामना किया, ये लोग जब उभर रहे थे, क्या दौर था सर वो? सामने का मौका, क्योंकि मैं हमेशा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहा। पहली बार जब सामने का मौका आया जब मैं IGSTF हुआ, जैसे ही मैंने चार्ज लिया, मुख्तार अंसारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरी हत्या ये विक्रम सिंह करा देंगे, अगर मेरी हत्या होती है उसकी पूरी जिम्मेदारी विक्रम सिंह की मानी जाए। ये आप गूगल पे जाए तो ये आपको मिल जाएगा। इसी तरीके के इनका खौफ था। फिर DGP जब मैंने चार्ज लिया, उसके दूसरे तीसरे दिन मुख्तार और इसका जो भाई, मुख्तार नहीं, अतीक और इसका भाई अशरफ जिसकी हत्या हुई थी, तो अशरफ ने जाके मदरसे की दीवार गिरा करके उस पर कब्जा करने की नियत से गैंग रेप किया बच्चियों के साथ, दीवार कब्जा करके कब्जा किया। मुझे DGP बने 3 ही दिन हुए थे। हमने कहा आज ये टेस्ट केस है, या तो मैं रहूंगा या ये रहेगा, दोनों अब नहीं रहेंगे। तुरंत उनके ऊपर गैंगस्टर और NSA लगाया और कहा कि अब इनको पलायित अपराधी बनाए, इनके ऊपर कराइए 1-1 लाख रुपए का इनाम, और जहां मिल जाए इनकी अच्छी सेवा करके लाइए, कीजिए अंदर। अब ये मानने नहीं रखता कि मैं DGP रहूंगा नहीं रहूंगा, लेकिन ये इनकी इलाज में कर दूंगा बड़े कायदे से। तो इनकी श्रीमती जी अपने बेटे जो असद को लेकर के, इतना बड़ा बच्चा था, मेरे कार्यालय में आई और मिली और ये कहा कि आप मेरे भाई की तरह हैं, मेरी एक गुजारिश है, जैसे आंचल फैला के, मुझे बड़ा बुरा भी लगा कि ये यतीम ना हो। हमने कहा मैं भी नहीं चाहूंगा यतीम हो, लेकिन इसका फैसला आप और इसके वालिद करेंगे। मैं चाहूंगा कि सलामत रहे, लंबी उम्र अल्लाह ताला इनको अता फरमाए, आगे बढ़े, खिदमत करे समाज की और मुल्क की, लेकिन इसका फैसला आप और इनके वालिद करेंगे। और मेरा जहां तक सवाल है, वो कोई भी हो, खिदमत का मौका अगर दिया तो वक्त से पहले और उम्मीद से ज्यादा। मैं फिर कह रहा हूं, वक्त से पहले, उम्मीद से ज्यादा। और ऐसी खिदमत होगी कि लोग याद करेंगे, कि नजीर बन जाएगी और हिस्ट्री की किताबों में वो लिखा जाएगा। मैं समझता हूँ कि बात है। फिर घर से मैंने बच्चों की किताबें मैं थोड़ी रखता हूँ, उसको दिया असद को, कुछ चॉकलेट्स वगैरह दी कि तुम बेटा खूब पढ़ो, मेहनत करो और इल्म की दुनिया में आगे बढ़ो। अब बाकी तो खैर जो हालात थे जैसे थे वो तो सबके सामने हैं। उनके भाई ने और उन्होंने सुना है कि एक व्यापारी की सिर्फ इसलिए हत्या करवा दी थी क्योंकि वो उनको ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था और उनके भाई की उनसे कुछ बहस हुई। उसके बाद वो व्यापारी उनके घर भी गया अतीक के और माफी मांगी कि मुझे पता नहीं था ये भाई है। उसके बावजूद सुना कि अगले दिन उसकी उसके हत्या हो गई कटवा थी। दिया। इस तरीके से वो दबंगई करने में वो चूकता नहीं था और पड़बोलापना। और आप नोएडा में यहाँ बैठे हुए हैं, लोगों ने कहा कि सारा माल आप तो प्रयागराज में, इलाहाबाद में क्या बचा है, आपने पैलेस वैलेस जो सिविल लाइंस का एरिया था सब तो कब्जा कर लिया आपने। अब लखनऊ जाइए, लखनऊ आकर के 2-4 प्राइम प्रॉपर्टीज थी उस पर कब्जा किया। तो लोगों का साहब यहाँ क्या है, सब कुछ तो नोएडा में है। तो नोएडा के तो कैसे क्या, किसको हम धमका लें तो हमारी साख बन जाएगी। तो सेक्टर 15A में जो CEO नोएडा की कोठी है, ये शाम को पहुंचते हैं, जाके धड़धड़ाते हुए घर के अंदर जाते हैं, फर्नीचर तोड़ते हैं, बूढ़ी माँ के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। और मुकदमा नहीं लिखा अतीक के खिलाफ, मुकदमा नहीं लिखा गया उनके खिलाफ। तो ये दबंगई जब होगी तो फिर तो ये गुंडई तो छत चढ़ के बोलेगी। नोएडा अथॉरिटी के CEO के बंगले पे जाके उन्होंने सरकारी बंगले में जा करके पूरी तरीके से जाके तोड़फोड़ से यही दिखाने के लिए कि अब जिस प्लॉट पे मैं उंगली रख दूंगा वो प्लॉट मेरा, जिस प्रॉपर्टी में जैसा मैं चाहूंगा वैसा। और एक तरीके से ये है, मेन चीज ये है कि आप ये देखिए ये दबंगई आती कैसे है, किसी भी स्तर पे हो, DGP की हो, मुख्यमंत्री की हो, DM की हो, SSP की हो। क्या आप किसी से लाभान्वित हो रहे हैं, अपराधी से, माफिया से? अगर लाभान्वित हो रहे हैं तो आपके अंदर इतना नैतिक साहस नहीं होगा कि आप किसी को टोक दे। फिर आप यही कहेंगे अतीक भाई, मुख्तार भाई, भाई मुझे तुम्हें मेरी कसम है। और अगर आप उसका किसी तरह से लाभान्वित नहीं होंगे कि अतीक भाई छोड़ दीजिए, अब तुम्हारी, अब मैं वो कहना कि आपका बड़ा सभ्य चैनल है इसलिए मैं बड़े शिष्टाचार पूर्वक आदर सूचक देंगे 4 शब्द। एक कंपनी PSC जाके घेरेगी और आपको घसीट के, जैसे जिससे हाथ मिला रहे थे उसकी उस तरीके से घसीट के गले में पट्टा बांध करके आपको ले जाएगी। फिर ये नहीं होगा कि हमारा क्या होगा, अब ये फैसला तो बाद में होगा हमारा क्या होगा। लेकिन लानत उस DM SSP को जहां पर ऐसा थर्ड रेटर माफिया बाहुबली क्रियाशील हो।
तो आप कह रहे हैं कि लालच या स्वार्थ जो है वो अक्सर अधिकारियों को कमजोर करते हैं, क्योंकि जैसे ही वो कुछ एक्शन लेने लगते हैं उनको लगता है कि कहीं मैंने मुख्यमंत्री को नाराज कर दिया तो मेरी पोस्टिंग यहाँ ना हो जाए या बाद में जो मुझे बेनिफिट मिलने वाले वो ना मिले, तो इस वजह से, उस लालच की वजह से वो आपको लगता है कि वो कमजोर हो जाते हैं ज्यादा। आपने अपने प्रश्न में दो बातें रखी हैं, पोस्टिंग और आगे की प्रक्रिया। पोस्टिंग तो मुख्यमंत्री कर सकते हैं कि ऐसी घटिया पोस्टिंग कर दें, आपको डीजीपी ऑफिस या रेवेन्यू बोर्ड से, आईएएस है तो रेवेन्यू बोर्ड से अटैच कर दें, आईपीएस हैं तो आपको डीजीपी मुख्यालय से अटैच कर दें, जिसको लाइन हाजिरी कहते हैं, तो तनख्वाह तो मिलेगी ना। राष्ट्रपति के यहाँ से जो चेक आता है वो तो मुख्यमंत्री नहीं रोक सकते हैं, वो तो मुख्यमंत्री रोक सकते हैं। और जब तक भ्रष्टाचार ना हो आप निलंबित नहीं हो सकते हैं। कैरियर की जहां तक बात आती है वो मुख्यमंत्री में सामर्थ्य नहीं है। हालांकि ये जरूर है कि मुख्यमंत्री आपके कैरियर में बहुत बड़ा रोड़ा बन सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पे मुझे, जैसे संयुक्त राष्ट्र में मुझे तैयारी हो गई थी लेकिन मुझे रिलीव नहीं किया गया। इसी तरह भारत सरकार में जो था तो ये कहा गया कि आप एक बार जा करके अमर सिंह जी से मिल लीजिए। तो मैं अमर सिंह से क्यों मिलूं, मैं अमर सिंह से क्यों मिलूं? वो हमारे शासन तंत्र में क्या है, डिप्टी सीएम है, क्या है वो? मैं तो मिलूंगा नहीं। अब यूएन होता है तो क्या, मैं भारत सरकार जाता हूं तो क्या, नहीं होता है तो क्या? नाराजगी क्या थी, आपने क्या नाराज कर दिया था उनको जो आपको ये अच्छा सवाल है, आज तक मैंने किसी को नहीं बताया, मैं आज आपको बता रहा हूं। मैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर था, सरकार बदलती है, मायावती जी की सरकार जाती है। सर टाइमलाइन भी बताते जी, किस साल की बात है? 2001 की है या 2 की है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 2000, क्योंकि मैं इसको बड़ा छोटा मानता, मैंने कभी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया है। ये चीजें आती है जाती, जैसे एक सिनेमा देखा वैसे ही मैं भूल जाता हूँ। लेकिन 2000 की बात है। तब के अखबार निकालिए, विक्रम सिंह पोटा लगा रहे थे किस पर? नेताजी के ऊपर, अखिलेश जी के ऊपर और अमर सिंह के ऊपर। तो जब मैं नाराजगी ये थे, और ये फैलाया किसने था? कुछ स्वार्थी तत्व जो विभाग में थे, उन्होंने जाके अपने नंबर बढ़ाने की नियत से अपने को आगे रखने के लिए कि साहब आपके ऊपर तो पोटा लग रहा था, मैंने ही इससे कहा कि पोटा नहीं लग सकता है। ये तमाम बातें तो नीरज जी, ये प्रपंच था उनका, आप तो मेरे ऊपर पोटा लगा रहे थे। अब वो बातें बता रहे जो मैंने आज तक कभी किसी को बताई नहीं। ठीक है। उनका सर, आप देश के पूर्व रक्षा मंत्री रहे हैं, आप प्रधानमंत्री बनने वाले थे। मैं कोई इतना बड़ा मूर्ख नहीं हूं कि सेल्फ गोल इतना बड़ा करूं। अखिलेश जी के ऊपर ऐसा कोई केस नहीं है, तब तो वो छोटे भी बहुत बच्चे थे वो। और ऐसा उनके ऊपर कोई केस भी नहीं था, ना उनके ऊपर कोई पोटा स्टैंड करता। पोटा कोई अकेले एडीजी नहीं लगाता है, उसमें पूरी गवर्नमेंट की और तमाम उसकी लॉ डिपार्टमेंट की सहमति बनती तब लगता, एक आदमी के बस की बात नहीं है। और रही बात अमर सिंह की, तो मच्छर मारने के लिए डायनामाइट नहीं लगाया जाता है। अमर सिंह के लिए तो बहुत तमाम और भी एक्ट्स हैं जिसके लिए अमर सिंह निष्क्रिय हो जाते। तो बताइए आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब बात आती है इधर की, एक बात और बताना था, मुझे याद आने दीजिए। नहीं तो आप तो, मैंने तो ये भी सुना था कि मुरादाबाद में जनसभा हो रही थी और ये भी सुना था कि आप आ रहे थे वहां और आप मेरे ऊपर आक्रमण कर देते। हमने कहा और आपने विश्वास कर लिया, और आपने विश्वास कर लिया। आज तक मैंने इसके पहले कितने लोगों पे आक्रमण किया है? मैंने आक्रमण किया है माफिया, बाहुबली, हत्यारों, गैंगस्टर्स, इनामिया अपराधियों के ऊपर। इससे मैं इनकार नहीं करता हूं। बिल्कुल। लेकिन पॉलिटिकल लोगों के ऊपर, पॉलिटिकल डिफरेंसेस को लेकर के और किसी के ब्राउनी पॉइंट्स बढ़ाने के लिए, ये सब धंधों में कभी पड़ा नहीं हूं। मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी नहीं है। प्रोफेशनल काम से इनकार नहीं है और नॉन प्रोफेशनल काम में करता नहीं, बल्कि करना छोड़ दी, मैं उधर देखता भी नहीं है। तो सर इन लोगों की आपसे चिढ़ क्या थी? क्योंकि मुझे याद आता है कि आजम खान से भी आपकी शायद कुछ तकरार हुई थी, उन्होंने आपको लेकर एक बार ये भी कहा था कि ये तक आपत्ति कर दी थी कि आपकी जो जीप है उसमें आप हनुमान जी की मूर्ति रखते हैं। एम्बेसडर कार में हनुमान जी की मूर्ति लगी थी। मैंने तो ध्यान दिया नहीं, आप तक बात पहुंच गई। आपत्ति क्या थी? एक तो इनके कान ये भर दिए कि आपने पोटा लगा रहे थे मेरे ऊपर, और वो अमर सिंह से। अब बात शुरुआत यहां से होती है, आप तो जड़ तक पहुंच गए। श्री अमर सिंह साहब मैं बड़ी इज्जत करता हूं, अब तो गुजर गए इसलिए मैं उनकी शान में गुस्ताखी नहीं करूंगा। लेकिन मेरे उनके कई मामलों में मतभेद थे। क्यों मतभेद थे आप समझ सकते हैं, क्योंकि कोई ग्रह कॉमन नहीं था। आप अगर देखिए राज्यसभा में उन्होंने एक बार उन्होंने भी कहा कि मैं उनकी हत्या करा दूंगा। अब जैसे मैं एक हत्यारा हूं, माता पिता ने संस्कार यही दिए कि कभी मैं इनकी हत्या करा दूंगा, कभी मैं उनकी हत्या करवा दूंगा, मुख्तार अंसारी की हत्या करा दूंगा, अतीक की हत्या करा दूंगा मैं। तो उन्होंने जब कहा था तो अमर सिंह किसी कारणवश बहुत ज्यादा मुझसे बैर मानने लगे थे। अच्छा। और जो बैर मानने लगे थे तो उन्होंने सारा ताना बाना पोटा लगते का जा करके माइंड पॉइजन किया, नेताजी का भी और अखिलेश जी का भी। तो उसके बाद लेकर के ताना बाना। दूसरा ये था कि मैं बड़ा ही इनकन्वीनियंट ऑफिसर था उन लोगों के सेटअप के लिए, क्योंकि
मैं सिर्फ लीगल काम करता था। आपकी बाह नहीं मरोड़ी जा सकती? मेरी बाह कोई मरोड़ ना पाया, यह सुख किसी को नहीं मिला आज तक। तो इसीलिए मैं बहुत इनकन्वीनियंट ऑफिसर था, इसीलिए कोई चीज बात बनी नहीं, और मैं चाहता भी नहीं। जायज काम हो वो रुकेगा नहीं, नाजायज काम करना छोड़ दीजिए, मैं उधर देखता भी नहीं हूँ। आजम खान साहब को दिखाई पड़ गया कि ड्राइवर ने एक छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति लगा दी, मैंने देखा नहीं, और ये भी मैंने कहा हटेगी भी नहीं, हटेगी भी नहीं। अगर आपको ये गलतफहमी है कि आपकी आपत्ति पे वो हट जाए तो हटेगी भी नहीं, क्योंकि इसकी बात है गाड़ी पे अगर ड्राइवर मुझसे पहले, मैं तो वहां पे गया तो जो मेरे पूर्वाधिकारी की कार थी वही मुझे मिली, ये तो नहीं कि मैं नई कार ले आऊंगा। जैसी थी मैंने तो सीट कवर भी नहीं बदलवाया उसका, मैंने जो भी उसके एक्सेसरीज थे वो भी नहीं बदलवाए, ड्राइवर ने लगा रखा था, वो लगी है तो बहुत अच्छी बात है, हटाऊंगा मैं नहीं जी। तो ये आपको लग रहा है उस वक्त ही एक सर उस वक्त ये भी बहुत सारी प्रचलित बातें हैं, इस पर आप डिटेल में हमें बताइए कि मुख्तार अंसारी और योगी आदित्यनाथ जी को लेकर भी काफी तनाव था। कहते हैं कि उन्होंने योगी जी की जो गाड़ी थी उसको आगे पीछे 2 बसों में आग लगवा दी और छत पर उनके लोग थे, स्नाइपर थे, और एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी हत्या करने का पूरा प्लान था। कितनी सच्चाई है इसमें और उस वक्त का सिनेरियो क्या था? उस वक्त का सिनेरियो ये था कि मैं डीजीपी था, आजमगढ़ जनपद, ये मऊ की बात है ये, और वहां पर यह किस्सा था कि योगी आदित्यनाथ जी कोई एक प्रदर्शन और अपना जुलूस लेकर के जा रहे थे, युवा वाहिनी का था या कोई हिंदू युवा वाहिनी का था, और मुख्तार अंसारी और इनके गिरोह ने एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत आक्रमण करने की कोशिश की। और जो खटारा किस्म की बसें होती है, अगर आप कोई देखें सीरिया में इस तरह के बड़े हत्याकांड होते हैं, तो वहां पर क्या करते, खटारा बसें खींच करके ला के धक्का लगा के वहां खड़ा कर देते और उनको आग लगा, जिससे कि भागने के सारे रास्ते हो जाए, बंद हो जाए। हाँ, एक बस आगे एक बस पीछे, और 2-3 कार्स बिल्कुल ट्रैप हो जाती हैं। जब आदमी या तो निकलेगा बाहर तो स्नाइपर ऊपर बैठे हैं, वो निशाना लेके मार देंगे, और या फिर उनके जो शार्प शूटर्स नीचे हैं वो भी अपने घुमा करते थे, वो भी मार सकते हैं। तो 2-3 लेवल पे अटैक, 2 गाड़ी आगे और पीछे, ऊपर से स्नाइपर, और अगल बगल जो उनके जो थे छोटे वेपन लेकर के वो शूटर्स थे। तो ये जब खबर मिली तो मुझे मालूम पड़ गया, तब तक मुझे मालूम नहीं पड़ता, मुझे आईबी की तरफ सोचा कि यहाँ पर दंगा हो गया इस तरीके से। तो एसपी को मैंने फोन किया, एसपी ने कहा सर कुछ हमने सुना, तो आप तुरंत जाइए, मैं हेलीकॉप्टर लेकर के आ रहा हूँ, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले कि हेलीकॉप्टर आपकी पुलिस लाइन में उतरे तब तक आप कंट्रोल कर लीजिएगा, वरना फिर जो कार्रवाई मैं करूंगा आप जनरल डायर को भूल जाएंगे, आप यू विल फॉरगेट जनरल डायर। आपने कहा जी, और कार्रवाई ऐसी होगी। उनका नहीं सर मैं जा रहा हूँ, और मैं तब तक मैं हेलीकॉप्टर तैयार कीजिए, क्योंकि इतना फ्रीडम डीजी के पास था, जब जहां चाहे हेलीकॉप्टर लेके जा सकता था। 3-4 कमांडोज तैयार किए, आसपास के जिलों से हमने कहा कि फोर्स पहुंचे, और वहां के जो लोकल ऑफिसर थे आसपास कहीं पहुंचिए। लेकिन इतना जो तेवर देखने के बाद फिर किसी की माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि कोई मंसूबा पूरा करे, क्योंकि मालूम था कि वहीं वो योगी जी का तो कुछ कर ना पाएंगे, हाँ उनकी पूर्णाहुति सबकी जरूर हो जाएगी। सिचुएशन कंट्रोल हुई, बल प्रयोग हुआ, लोग अरेस्ट हुए, बड़ी तादाद में दर्जनों के हिसाब से लोग अरेस्ट हुए, हथियार बरामद हुए, योगी जी महाराज सकुशल निकाले गए। पर ठीक है, और ये इंसिडेंट हुआ था, और यूट्यूब पे अभी है, अगर आप देखें अटैक ऑन योगी जी महाराज, अगर आप देखें तो यूट्यूब पे आपको वो क्लिप मिल जाएगी। बहुत खूब सर, बहुत खूब। अब सर कुछ अलग मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा जो पुलिसिंग से भी जुड़े हैं, बाकी चीज़ों से भी जुड़े हैं। फॉर्मर जो आप ही के जो जिनका आपने नाम भी लिया, बृजलाल जी ने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया तहव्वुर राणा वाले मामले में। उन्होंने कहा कि उनके पास इस चीज के कुछ सबूत थे जब ये पूरी प्लानिंग हो रही मैं थी। तो डीजी था, वो एडीजी हाँ, मुझे पूरा भाग। और उन्होंने गोरेगांव से किसी को अरेस्ट किया था, और एक फहीम अंसारी, बिहार के मोतिहारी से भी एक अरेस्ट मोतिहारी से भी किया था, जो कि वो कमांडर था। हाँ, तो उनका कहना है कि उन्होंने उस वक्त मुंबई पुलिस को इसकी जानकारी दे दी थी, लेकिन शायद उन्होंने उस इन्फॉर्मेशन को सीरियसली नहीं लिया। हालांकि मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर दे दूं, कभी बृजलाल जी राज्यसभा सांसद है बीजेपी की तरफ से, लेकिन उनका कहना है कि कांग्रेस के लोगों ने भी उस वक्त सूचनाओं को गंभीरता से नहीं लिया। उस वक्त के सिनेरियो को थोड़ा समझाएं। बृजलाल ने जो कहा था 100% सही कहा था। बृजलाल मैंने पहले भी कहा था, न केवल फाइनेंशियल रूप से ईमानदार है, जहनी तौर से भी ईमानदार है। जो उसने बात कही थी वो बिल्कुल सही कही थी, और आज जो कहा है उसने बयान दिया है वो 100% सही है, क्योंकि सूचना थी। इंट्रोगेशन बृजलाल ही नहीं किया था, मैंने भी किया था। हाँ, आपने भी किया, मैंने भी किया था। इनका जिनके नाम बृजलाल बता रहे हैं, फहीम का, और वो जो मोतिहारी वाला था, और जो एरिया कमांडर था जो वहां पे ट्रेन होकर के आया था सीरिया से, इन सबका इंट्रोगेशन मैंने भी किया था, और सूचना दी गई थी। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे पास दिन में 50, 60, 100 सूचनाएं आती हैं, किसको कितना महत्व दें। शायद उनका एरर ऑफ जजमेंट रहा होगा, महाराष्ट्र पुलिस का या मुंबई पुलिस का, शायद इतनी गंभीरता पूर्वक उन्होंने नहीं लिया। अगर लेते, लेकिन ये तो नहीं है कि मेरी इकलौती सूचना थी, मेरे अलावा भी तमाम लोग सूचना देने वाले थे महाराष्ट्र मुंबई पुलिस को, आईबी भी थी और भी तमाम एजेंसीज थी। अब
जो होना था वो हो गया। अब इसको देखने की बात है कि किस तरह पे क्या चूक हुई थी। कमीशंस बैठे ही हैं। तत्कालीन पुलिस कमिश्नर मेरे ही बैचमेट थे, के.एस. गफूर साहब, अब तो दिवंगत हो गए हैं, और उनके खिलाफ एक्शन भी हुआ। तो मैं ये चाहूँगा कि इसमें इंटेलिजेंस तो दी जाती है, मेरा फिर आग्रह होगा किसी भी इंटेलिजेंस को हल्के में मत लें, चाहे कैसी भी हो, किसी भी चैनल से आए, हर इंटेलिजेंस को गंभीरता पूर्वक ले करके उसके बारे में एक्शन प्लान और प्रिकॉशन जरूर लेने चाहिए। क्या सर ऐसे मामलों में जवाबदेही भी तय होनी चाहिए? जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई, आपने कहा अगर उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया और जिस स्केल का उसके बाद अटैक हुआ, जिस तरह का नुकसान हमने झेला। गंभीरता पूर्वक तो आप तब लेंगे जब आप स्वयं गंभीर हो किसी मामले में। गंभीरता पूर्वक आप तब लेंगे जब आप कमांडोज को तुरंत पहुंचा, न कि आप अपना प्लेन एनएसजी कमांडोज का हवाई अड्डे पे इसलिए रोक ले क्योंकि आप सच धज करके दूल्हे की तरह आप जाना चाहते हैं वहां मौका वारदात पे अपनी फोटो ऑप कराने के लिए। आप गृह मंत्री की बात कर जी हाँ, गंभीरता पूर्वक तब लेना चाहिए जब मुख्यमंत्री स्वयं तत्काल पहुंचे और बिना फिल्म प्रोड्यूसर्स को लेकर के आप मौके पे जाए। आप फिल्म प्रोड्यूसर लेके मौका वारदात पे जा रहे हैं, पर्पस क्या है आपका? ये कोई फिल्म शूट का मौका है, फिल्म शूट का आप ताना बाना बुन रहे हैं। मुश्किल ये है कि यहां पर इतना बड़ा सबसे जघन्य आक्रमण भारत की पवित्र भूमि पर हुआ, इकोनॉमिक कैपिटल भारत का, उसके ऊपर हमला हुआ, आप फिल्म प्रोड्यूसर लेके जा रहे हैं। आपने तो दिखा दिया आप कितने हल्के हैं अंदर से। और सबसे हल्के में की बात तब आती है जब आपने कोई बर्नी, कोई लेखक है अजीज बर्नी से आपने कह करके एक किताब लिखवाई, भगवा आतंकवाद, सैफरॉन टेरर। आपने पूरी चीज को व्हाइट वॉश करने की कोशिश की। आपने साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को गलत फंसा करके समझौता एक्सप्रेस और मालेगांव ब्लास्ट में उससे मुलजिम दिखा के 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया। आपकी गंभीरता इससे जाहिर होती है कि आपने जाकिर नाइक, जिसने रेडिकलाइज किया, जाकिर नाइक को अमन का मसीहा कहकर नेशनल पुलिस एकेडमी में गेस्ट स्पीकर बनवाया। ये कम पाप है, ये कम पाप है। और आपकी जो समर्पण है और जो आपकी नमक हलाली है वहां झलकती जब आप कहते हैं उसामा जी, हाफिज जी, जो इतने बड़े हत्यारे हैं, उनके प्रति जो आदर सूचक शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं वो दिखाता है कि आपकी जहनियत और आपका झुकाव किधर है। आप हमारी छोटी मोटी इंटेलिजेंस का क्या ध्यान देंगे जब मन और निष्ठा हाफिज जी और उसामा जी में है आपकी, तो छोटे से उत्तर प्रदेश के एडीजी और डीजी की इंटेलिजेंस रिपोर्ट को आप क्या गंभीरता पूर्वक लेंगे? लेकिन आपको नहीं लगता जो लोग भी उस वक्त उस हमले को आरएसएस से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, आपने कहा किताबें तक लिखवाई गई, उन्होंने ये नहीं सोचा कि आपकी इसी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का फायदा उठाकर पाकिस्तान बाद में ये कह सकता है कि आप ही के लोग जब ये कह रहे हैं कि संघ का हमला है तो आप हम पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? हम अपने नैरेटिव से तो निपट लेंगे इन लोगों से, लेकिन पाकिस्तान अगर ये बात कहेगा तो उससे कैसे निपटेंगे? फिर उसने आप नहीं निपट सकते हैं। हाँ। डूबा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। या एक हरिओम पवार ने जब अपने सिक्के खोटे हो, जब अपने सिक्के खोटे हो तो गैरों की बनाती है, जब अपना ही सिक्का खोटा है तो गैरों की तो बन ही आएगी। आपको पहले अपने घर की व्यवस्था ठीक करनी होगी। क्या आपकी मजबूरी है कि हाफिज जी, उसामा जी आप कह रहे हैं? तो आप कह रहे हैं कि उस स्लिप ऑफ टंग नहीं था? क्या स्लिप ऑफ टंग नहीं था? नहीं था ना, एक बार कहा है, 25 बार कहा। आप कह रहे हैं वो सोच समझ के सोची समझी, ये सुनियोजित तरीके से। और इसके अलावा उस आपके बराक ओबामा ने कहा था, और रिटायरमेंट के बाद जो किताब लिखी उसमें लिखा हुआ है, कोई ऐसी कपोल कल्पित बात नहीं है, कि हमने मनमोहन सिंह जी से पूछा था कि भाई आपका इतना सशक्त राष्ट्र है, इतना बड़ा आक्रमण हुआ, आपने पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण क्यों नहीं किया? हमारी वायुसेना तैयार, आर्मी तैयार, आक्रमण नहीं किया आपने। मनमोहन सिंह जी का यह कहना था कि अगर हम आक्रमण करते तो हमारे आंतरिक व्यवस्था ऐसा हो जाता कि आंतरिक संतुलन पूरी तरीके से भाजपा को राजनीतिक लाभ दे देती और वो जीत जाता। तो अब आपके निर्णय इस बात पे लागू होते हैं कि हम हारे या जीते, हम कभी हारे ना, इस चीज पे हमारे राष्ट्र हित के निर्णय को। कहा तो सुभाष चंद्र बोस से क्या था, आई मे विन और लूज, माई कंट्री शुड नेवर लूज। हम हारे या जीते ये नहीं, हमारा देश हमेशा जीतता रहे। और आप ये चाहते हैं कि 2 इलेक्शन के चक्कर में आपने वो निर्णय नहीं लिए जो राष्ट्र हित में थे, आपने वो किया जो स्वार्थ हित में था, और परिणाम आपके सामने है। फर्जी किताबें लिखवाई, उसामा जी और हाफिज जी कहा आपने। तो आपको लगता है जो फोर्स में लोग होते हैं उन्हें सब बातें बड़ी तकलीफ देती? तकलीफ की तो बात यहां तक है, जो वेदना है वो कह नहीं पा रहे हैं। कम से कम मैं आपने पूछा तो मैं कह रहा हूं, और आपके चैनल के माध्यम से ये पीड़ा मैं जन जन तक पहुंचाना चाहूंगा। आपने ये तो हमारे जो ASI कुंबले जी थे, अमर शहीद,
पूरी बर्स्ट खाने के बाद भी उन्होंने छोड़ा नहीं और अजमल कसाब को पकड़ा। हर भारतवासी को उनकी फोटो अपने पास रखनी चाहिए और अपने दफ्तर में लगानी चाहिए, क्योंकि वो ना होते कि जो कलावे बांध करके और हिंदू नाम लेके आए थे, सब यही कहते कि आरएसएस का प्रायोजित ये हिंदू भगवा आतंकवाद है, तब तो पूरा पेंट कर दिया। क्यों? गद्दी से आप एरल्डाइट लगा करके चिपके रहते। इसमें इसी में एक आपने भी इंटेलिजेंस की बात की थी सर, कि जब तहव्वुर राणा और डेविड कॉलमैन हेडली को जब मुंबई में ऑफिस सेटअप करके दिया तहव्वुर राणा ने, और उसके बाद वो पूरे भारत में घूमता रहा, और उसका बैकग्राउंड ये था डेविड कॉलमैन हेडली का कि वो भी पाकिस्तानी था, पाकिस्तानी आर्मी में रहा था, और ऐसे बैकग्राउंड वाला आदमी अगर भारत में आके अपना कोई ऑफिस सेटअप कर रहा है तो हमारे इंटेलिजेंस के लेवल पे चीज़ें नहीं चेक होती। आप अगर हम अमेरिकी पासपोर्ट भी आज हम वीज़ा के लिए भी अप्लाई करते हैं तो ये देखते हैं कि आप 6 साल पहले किन किन देशों में गए हैं, कहीं किसी ऐसे देश में तो नहीं गए, कहीं आपने सोशल मीडिया पे कोई ऐसी पोस्ट तो नहीं लिखी जो अमेरिका के खिलाफ है। और यहाँ हमने एक ऐसे आदमी को ऑफिस सेटअप करने दिए जो एक वक्त पाकिस्तानी आर्मी में उसकी मेडिकल टीम में था, मेडिकल ऑफिसर था। आपको नहीं लग रहा है बहुत बड़ा ब्लंडर था ये? ब्लंडर, ये सोची समझी रणनीति की तहत आपने फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सेंटर के दफ्तर खोले, शिकागो में खोले, मुंबई में तारादेव में खोले आपने। हाँ। और तारादेव में अगर खोले आपने इमिग्रेशन सेंटर का ऑफिस, वो एक कवर था जिससे कि डेविड कोलमैन हेडली और अन्य अवांछनीय व्यक्ति यहां पर आए। एक बड़े फारी फिल्म प्रोड्यूसर के बेटे उनके गाइड बने, उनको जिम का मेंबर बना डेविड कोलमैन हेडली को, और जगह जगह नाम बताया महेश भट्ट के बेटे। हाँ। तो आपने जरूरी नहीं समझा कि उनकी भी आपने चेक करके उनको क्लीन चिट दे दिया। और वो पूरे भारत में घूमे, हापुड़ तक भी गए हैं वो। हापुड़ तक गए हैं और कोचिन शिपयार्ड भी जाकर के देखा, नेवल कोचिन नेवल बेस पे देखा, और जाकर के इन्होंने पुष्कर में जाके देखा। और उन्होंने ये भी कहा आप 1-2 ब्रिगेडियर मारेंगे, हम दर्जनों ब्रिगेडियर मारेंगे नेशनल डिफेंस कॉलेज दिल्ली में हमला करके। आपने इंडियन साइंस कांग्रेस पे हमला करवा करके प्रोफेसर पुरी की हत्या तो की ही थी जो दिल्ली के प्रोफेसर थे। तो इतने सब होने के बाद भी आप ये देखें, जब आंख में सुअर का बाल होता है तो बेशर्मी छत चढ़ के बोलती है। आपने तो ये कहा कि ओसामा जी हाफिज जी, आपने जाकिर नायक को कहा अमन का मसीहा जिसने रेकलाइज किया, और जाकिर नायक को गेस्ट स्पीकर बनाया जो हमारी शीर्षस्थ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस थे। तो बेशर्मी की इंतहा जब यहां तक है तो ये परमिट देना, वीजा देना और ऑफिस खोलना तो बड़ी छोटी चीज है। लेकिन उस छोटी चीज से क्या हुआ वो तो हमने सभी नतीजा आपके सामने है। लेकिन वो तो आपने कहा कि वो तो बर्नी से किताब लिखवा दी। हाँ। और बर्नी से किताब लिखवाई, उसके बारे में कोई केस रजिस्टर। मैं तो ये चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से जिन जिन लोगों ने जितनी लीपापोती की थी और जो भगवा आतंकवाद के साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित और इस तरीके के कांड किए थे, बर्नी को कितने पैसे कहां से दिए गए किताब लिखने के, उन सब के ऊपर एक फ्रेश केस रजिस्टर होना चाहिए एनआईए का, और एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और कुछ लोग हालांकि इसको अगेन फिर कुछ लोग राजनीतिक चश्मे से देखेंगे, लेकिन उस वक्त के गृह मंत्री ने हिंदू आतंकवाद का भी एक शब्द दिया था। मुझे याद आता है एक विपक्षी पार्टी के एक बड़े नेता ने, जो अमेरिकी कोई डिप्लोमेट थे, उनको कहा था कि भारत को सबसे बड़ा जो खतरा है वो हिंदू आतंकवाद से है। जबकि उस पूरे दशक में, 2000 के दशक में, भारत लगातार एक तरह से कह सकते हैं कुछ धार्मिक हमले झेल रहा था जो खास मजहब की तरफ से थे। आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए इस तरह का नैरेटिव गढ़ा गया? केवल डोमेस्टिक पॉलिटिकल और राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि, अपीसमेंट, तुष्टिकरण की राजनीति को चरम तक ले जाने के लिए आपने जो भगवा आतंक, पूरे दुनिया में कहीं भगवा आतंकवाद है क्या? लंदन में जो हो रहा है, बर्मिंघम में हो रहा है, जो अमेरिका में हो रहा है, जो वहां पे क्या आरएसएस है? हर जगह अगर जहां आग लगी है, कब तक आरएसएस का ताबीज बना करके बांटोगे भाई? कुछ तो तुम अंतर मंथन करोगे। संयुक्त राष्ट्र के चरमपंथी जो संगठन है, 99% तो उसी अमुक बिरादरी के जिनकी तरफ आप संकेत दे रहे हैं। आप सच्चाई को कब तक उजागर नहीं होने देंगे? सच्चाई जग जाहिर है, ये आपके ऊपर है कि आप उसको कितना छुपाना चाहते हैं और क्यों छुपा रहे हैं आप, और क्यों अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उसको भगवा आतंकवाद की आप बात कर रहे हैं। पाकिस्तान जाकर के एक साहब कहते हैं कि पहले मोदी को, तो मोदी को तो जनता हटाएगी, पाकिस्तान नहीं हटाएगा। पाकिस्तान की ऐसी एक फेल्ड और रोग स्टेट की औकात नहीं है कि हमारे यहां निर्वाचित सरकार के ऊपर कुछ कर सके।